चलो नमस्ते बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रैक्शनल पार्टिकल में। तो पिछले वीडियो में हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन किए थे, बेसिक बात उसका देखे थे और ग्राफ ड्रॉ किए थे, केस वाला क्वेश्चन किए थे। और अभी हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना। GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, FPF मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना। मतलब fx इक्वल टू GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x और दूसरा फंक्शन है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना। सही ना। तो इनके प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं और फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो अभी पीछे हम लोग लिखे थे कि x माइनस वन इज लेस देन ग्रेटेस्ट ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x, नहीं। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में ये पीछे लिखे थे हम लोग कि ये ऐसा होता है, ठीक है ना, 0 से 1 में, ठीक है ना। तीसरा प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर दो बार है तो दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सही ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटीजर आ गया, नहीं, ये बाहर वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसके अंदर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब ये इंटीजर है। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर आ जाए तो वही इक्वल टू आंसर हो जाता है, नहीं। क्योंकि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें x इंटीजर होगा तो इक्वल टू x होगा, नहीं। तो ये यहाँ पर x के बदले ये है तो यही आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना है तो ये 0 होगा, नहीं, सही ना। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से 1 में होता है और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, ठीक है ना। और इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना है तो दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना है तो इसका मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x माइनस, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ये आपका x हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये 0 होता है, नहीं, ये 0 होता है तो ये यही हो गया, ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा बार अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हो तो एक ही बार लगाइए, 2 बार लगा हो, 3 बार लगा हो, 5 बार लगा हो तो एक ही बार समझिए इसको। और इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट में भी मान लो 2, 3, 4 बार लिखा हुआ तो एक ही बार समझिए इसको, ठीक है ना। समझ गया। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर हो तो ये 0 होता है, क्योंकि ये इंटीजर है तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, नहीं, सही ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 कब होता है? जब x इंटीजर होता है। तो इसमें ये इंटीजर है तो इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद फोर्थ नंबर है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n हो अगर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n बाहर आ जाता है बशर्ते कि n इंटीजर होना चाहिए, सही ना। n अगर इंटीजर हो तो n ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2.5 है तब इसको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2.5 लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वल नहीं होता, ठीक है ना, आया बात समझ में। और इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट में अगर x प्लस n हो तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाता है, n इंटीजर अगर है तो, मतलब n खत्म ही हो जाता है, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, नहीं, लिख सकते हैं। ये पूरा आपका x है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये n बाहर आ जाएगा
तो ये हो जाएगा x प्लस एन माइनस ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x माइनस एन, तो ये कैंसिल हो गया, तो x माइनस ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। तो ये इसके इक्वल नहीं मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में अगर x प्लस 2 हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 हो तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब x प्लस इंटीजर हो, इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट, पहले एक दो एग्जांपल देखते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। if let fx equal to sine of greatest integer of e square x और प्लस cos of greatest integer of minus e square x, then find value of f of pi by 6। समझ गया, f of pi by 6 बताना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को सीधा हटा लेना, नहीं ई का वैल्यू पता है, नेचुरल लॉग में बेस जो ई होता है वही है 2.71 डॉट डॉट ऐसा होता है, नहीं तो ई स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो 7 से 8 के बीच में आएगा, सही ना, 7 से 8 के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो -8 से -7 के बीच में आएगा, नहीं तो ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ ई स्क्वायर जब निकालेंगे तो 7 से 8 के बीच में नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट शेयर 7 होगा, नहीं 7 से 8 के बीच में कोई भी हो, 7.1 7.2 कुछ भी हो, ठीक है ना, तो 7 होगा। और ये -8 से -7 है तो ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ माइनस ई स्क्वायर जो होगा वो -8 होगा, नहीं समझ गया। तो इसको जब इसमें पुट कर देंगे तो fx आ जाएगा sin 7x और प्लस cos 8x, नहीं तो f ऑफ पाई बाई 6 निकालेंगे तो ये जगह sin 7 पाई बाई 6 और प्लस cos 8 पाई बाई 6, सही ना, सॉरी -8 तो cos ऑफ -8x तो cos 8x हो गया, माइनस cos में लिखे चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया sin पाई प्लस पाई बाई 6 तो माइनस sin पाई बाई 6 और ये है 4 पाई बाई 3 तो पाई प्लस पाई बाई 3 तो माइनस cos पाई बाई 3, ठीक है ना, तो -1/2 और ये भी -1/2 तो -1, ठीक है ना। समझ गया। तो इस तरह से वैल्यू निकल गई, नहीं तो हम लोग ग्रेटेस्ट ईयर का वैल्यू वाले हटा लिए, ग्रेटेस्ट ईयर का वैल्यू निकाल लिए, नहीं पीछे जो ग्राफ जो टेबल बना हुआ था कि 7 से 8 के बीच में तो 7 हो गया, नहीं समझ गया, और फिर सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट एग्जांपल if fx equal to fractional part of x plus fractional part of x plus 1 plus fractional part of x plus 2 से लेके fractional part of x plus 100 ऐसा है, then find greatest measure of f of x plus 99 तक लगता है, ठीक है।
एफ ऑफ रूट थ्री। समझ गया? ये निकल। तो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देखो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही है, नहीं ये जो इंटीजर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, नहीं ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डॉट डॉट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कितनी बार? तो x प्लस 0 से लेके 99 तक है, तो 100 टाइम्स हो गई, ठीक है ना, 100 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हो गया 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, नहीं। तो एफ ऑफ रूट थ्री जब निकालेंगे तो ये होगा 100 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट थ्री, नहीं। अब रूट थ्री का मतलब होता है 1.732, ठीक है ना, डॉट डॉट। तो फ्रैक्शनल पार्ट यही होगा पॉइंट के बाद वाला, तो ये हो जाएगा 73.2 डॉट डॉट, नहीं 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, ठीक है ना। पहले 0.732 हुआ डॉट डॉट, उसमें 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया। अब इसका ग्रेटेस्ट सीजर निकालना है, एफ ऑफ रूट थ्री का ग्रेटेस्ट सीजर, तो 73 आ गया, नहीं। समझ गए बात? एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज है, इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। if greatest year of x plus greatest year of x plus greatest year of x is equal to 3, then find value of x. सही ना? तो इसमें देखो, ये ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ, ये जो ग्रेटेस्ट ईयर है उसके अंदर x प्लस इंटीजर है, नहीं ये x प्लस n वाला, ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ये इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x, और ये वाला बाहर आ गया तो प्लस ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब फिर से ये दोनों इंटीजर है, नहीं तो फिर से ये वाला प्रॉपर्टी, तो ये दोनों बाहर आ जाएगा, नहीं तो ये जैसे ही ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स इंटीजर है, नहीं तो ये दोनों बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स प्लस ये दोनों बाहर आ गया इक्वल टू 3, तो 3 ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब 3 ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स इक्वल टू 1 और 3, तो ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स का वैल्यू 1 है, तो एक्स क्या क्या हो सकता है, तो 0 से 1 में कुछ भी हो सकता है, नहीं क्योंकि हम लोग पीछे जो टेबल बनाए थे उसमें था ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स इक्वल टू 1 था, 1 है तो 1 से 2, नहीं इधर था 1 तो 1 से 2 था एक्स, नहीं ठीक है ना, 0 था तो 0 से 1 था, नहीं तो हम लोग ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो एक्स ये लिख देंगे, ठीक है। आगे बात समझिए। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन के बीच बीच में यूज होता है, ठीक है ना, इसको देखना है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लिखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो प्रॉपर्टी कंटिन्यूड। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इक्वेशन के लिए, सॉरी इनइक्वालिटी के लिए।
इक्वेशन इनिक्विटी के लिए प्रॉपर्टी लिखते हैं फिर से। देखो फर्स्ट, इफ ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ एक्स इक्वल टू n हो जाए, ठीक है ना, तो x का वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ तक, n से n+1 तक, नहीं, लेकिन n इंटीजर है तब, ठीक है ना, सही ना। मान लो ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x का वैल्यू 2 होता है, तो x का वैल्यू क्या होगा 2 से 3 तक, सही ना। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x का वैल्यू 2.3 हो जाए, इंटीजर नहीं हो, तब नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो नो सॉल्यूशन कब, जब n इंटीजर नहीं है, सही ना। तो इन प्रॉपर्टी करने के लिए हम लोग पहले देखो ये टेबल फिर से बना देते हैं, तब समझने में ठीक रहेगा। ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x वाला, इसको लिखे थे हम लोग 0, जब 0 से 1 में x है, ठीक है ना, फिर 1 जब 1 से 2 में x है, 2 जब 2 से 3 में x है, 3 जब 3 से 4 में x है, -1 से 0 में x है, -1 -2, ठीक है ना, एंड सो। तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x जो है वो n के इक्वल नहीं, ये इंटीजर के इक्वल होगा तभी x आएगा। अगर नॉन इंटीग्रल के इक्वल है तब तो इसमें से कोई होगा ही नहीं, तो x नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x अगर n के इक्वल है, मान लो ये इनमें से कोई है 1 के इक्वल है, तो 1 से 2 मतलब 1 है तो 1 है वही वाला और उसके एक आगे वाला, 2 है तो 2 से 3 है, तो n रहेगा तो कहाँ से कहाँ तक, n से n+1, ठीक है ना, समझ गया। तो ये है सेकेंड नंबर। मान लो ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x ऐसा हो जाए, ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक है ना, समझ गया। इसको ऐसे समझते हैं तो समझना इजी रहेगा। ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x का वैल्यू 2 या उससे बड़ा हो जाए, मतलब यहाँ से लेके आगे तक हो जाए, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x का वैल्यू 2 या उससे आगे तक हो जाए, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हुआ, 2 या उससे आगे नहीं, 2 से 3, 3 से 4 सब हो जाएगा, नहीं। तो इस केस में x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। x 2 या 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, नहीं। तो जब ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो सीधा ग्रेटेस्ट शेयर हट जाता है, ठीक है ना, समझ गया। और अगर ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x ग्रेटर देन 2 हो, इक्वल टू मान लो अब नहीं है, ठीक है ना, तो अब ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x का वैल्यू 2 से बड़ा है, 2 के इक्वल इस बार नहीं है, 2 से बड़ा है मतलब यहाँ से है, ठीक है ना, तो यहाँ से है तो x अब यहाँ से होगा, ठीक है ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। तो ये समझ रहा है, ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब जब ग्रेटर देन खाली है इक्वल टू नहीं है, तो क्या करना है, एक आगे बढ़ जाना है और इक्वल टू लगा देना है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट शेयर हटा लेना है, ठीक है ना, समझ गया। और ग्रेटर देन इक्वल टू है तब सीधा सीधा हटा देना है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है और सॉल्यूशन में चेंज है, ध्यान देंगे इस, समझ गया। इसी तरह से मान लो लेस देन वाला है, ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x लेस देन 2 है, अब ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x का वैल्यू 2 से छोटा है, नहीं 2 के इक्वल नहीं है, 2 से छोटा है, मतलब इसके पीछे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x का वैल्यू 2 से छोटा है, मतलब 1 0 ये सब है, तो x को देखोगे तो क्या होगा, तो माइनस इनफाइनाइट से आएगा, नहीं, जब ये पूरा वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट से आएगा, कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, नहीं, तो x लेस देन 2, नहीं, जब इसके यहाँ से लेके पीछे तक जाएंगे तो x आपका माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है ना, तो इसमें भी देखो कोई चेंज नहीं हुआ, लेस देन में कोई चेंज नहीं होता, सीधा सीधा हट गया। और अगर लेस देन इक्वल टू हो जाए मतलब 2 या उससे छोटा, 2 या उससे छोटा मतलब यहाँ से, ठीक है ना, तो x कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो माइनस इनफाइनाइट से आएगा, नहीं, ये सब होते हुए यहाँ तक जाएगा, नहीं, तो x लेस देन 3 हो जाएगा। समझ गया, ग्रेटेस्ट शेयर का वैल्यू 2 भी है इस बार और उससे छोटा भी है, ठीक है ना,
तो यहाँ से स्टार्ट क्योंकि पीछे तक जाएगा, तो जब x का वैल्यू आप गिनेंगे देखेंगे तो माइनस इन्फाइनाइट से चलता हुआ आएगा और यहाँ तक रहेगा, तब ये वैल्यू या उससे छोटा होगा, नहीं तो 3 हो जाएगा। तो जब लेस देन इक्वल टू रहे तो क्या करते हैं, एक आगे बढ़ जाते हैं, 2 से 3 पे चले गए और इक्वल टू था तो हटा लिए और ग्रेटेस्ट ईयर को हटा लिए, ठीक है ना। तो ये ग्रेटेस्ट ईयर का इनइक्वालिटी है, ये इक्वेशन है, नहीं समझ गया। इसमें दो जगह पे चेंज नहीं हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन में चेंज नहीं हुआ, सीधा सीधा हट गया है, ठीक है ना। और बाकी दो जगह चेंज हुआ है, कब कब, ग्रेटर देन में और लेस देन इक्वल टू में। क्या क्या चेंज हुआ है, तो एक में आगे बढ़ के इक्वल टू लगा दिए हैं और एक में आगे बढ़ के इक्वल टू हटा लिए, ठीक है ना, समझ गया, ठीक है ना। तो ये सब बात तब है जब इधर इंटीजर हो, नहीं जैसे इसमें इंटीजर था तो ये है, नॉन इंटीजर है तो ये है। तो इसमें जब ये राइट साइड में इंटीजर हो तब ये काम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इंटीजर नहीं हो तब पहले इंटीजर बना के तब काम करेंगे। जैसे मान लो ऐसा होता, इफ ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.3 है, तो ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x का वैल्यू 2.3 या उससे बड़ा है। ग्रेटेस्ट ईयर में पहली बात है कि इंटीजर है, ये तो नहीं, ये चीज पहले समझना है कि इंटीजर है, और ये इंटीजर 2.3 या उससे बड़ा है, तो 2.3 के इक्वल तो इंटीजर नहीं होगा, तो उससे बड़ा ही हो सकता है। तो उससे बड़ा क्या क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6 ये सब हो सकता है। तो इसको हम लोग ये समझ लेंगे, ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x का वैल्यू 2.3 से बड़ा है, तो 2.3 तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से बड़ा होगा, नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 समझना है इसको, ठीक है ना। और फिर ये पीछे वाला बन गया, अब इसका सॉल्यूशन भी देना है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये वाला मिला, नहीं इसमें कोई चेंज नहीं होता, सही ना। इसी तरह से मान लो ऐसा होता, इफ ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1.4, तो ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x का वैल्यू 1.4 या उससे छोटा है, तो 1.4 इसके बीच में है, वो तो है नहीं, ठीक है ना। तो 1.4 से छोटा होगा, इक्वल तो होगा नहीं, तो छोटा होगा मतलब यहाँ से समझेंगे, इसको हम लोग ये समझेंगे कि ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे x लेस देन 2, ठीक है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 मतलब ये वाला आ गया, तो इसमें आगे बढ़ के इक्वल टू हटा लेते हैं, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो अब हम लोग इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ रहे बात, तो ये इक्वेशन के लिए प्रॉपर्टी है, समझ गए बात, और ये सब इनइक्वालिटी के लिए है, ठीक है ना। तो जब इंटीजर रहे राइट साइड में तो इसको यूज करेंगे, नहीं चार ही तरह का पॉसिबिलिटी है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या ग्रेटर देन होगा, या लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। इंटीजर अगर राइट हैंड साइड में हो तो सेकेंड वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और इंटीजर नहीं हो राइट हैंड साइड में तो उस केस में पहले इंटीजर बना लेंगे, वो खुद से समझते हुए, नहीं, और फिर सेकेंड वाले को नहीं यूज़ करना है, ठीक है ना। जैसे इसमें ये पहले बना लिए, ये गिवन था तो इसको ये बनाए, और ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स ये वाला मिल गया, इंटीजर मिल गया, नहीं 1। तो इसमें क्या करते हैं, एक आगे बढ़ते हैं, तो 2 से 3 हुआ तो यहाँ 1 से 2 हो गया, और x लेस देन हो गया, नहीं इक्वल टू हट जाता है इसमें, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग इन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। सिर्फ ग्रेटेस्ट ईयर वाला क्वेश्चन हो तो इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और पीछे जो हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व किए ग्राफ से, उसमें ग्रेटेस्ट ईयर फ्रैक्शनल पार्ट x सब मिक्स हो तो ग्राफ ऑप्शन है, ठीक है ना, समझ गए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इतना रखते हैं हम लोग, इसको देखते रहना है और क्वेश्चन में यूज़ करना है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, इफ ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। सही ना। तो हम लोग पहले ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ एक्स को t मान लेते हैं, ठीक है ना।
ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स को टी मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा इस तरह से, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0, नहीं इस तरह का इक्वलिटी हो जाएगा ये। और अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, वे भी कब से, तो फैक्टराइज वाले कर लेते हैं, टी माइनस टू टी प्लस वन लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो -1 और 2 आ गया, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, हमको लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो t का वैल्यू होगा -1 से 2 तक, क्लोज नहीं क्योंकि 0 भी चाहिए, ठीक है ना। अब t को वापस पुट कर देते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पहुँच गए हम लोग, ठीक है ना। अब इसको देखो, तो इसमें ये लेफ्ट साइड वाला जो है इंटीजर है, नहीं दोनों साइड देखो इंटीजर है, तो हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी में इसे ढूंढेंगे, नहीं तो ये लेफ्ट साइड वाला जो है ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स की तरफ ये वाला नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, नहीं तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, सीधा सीधा ग्रेटेस्ट नंबर हटा देना, वैसे ही लिख देना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना, x इसमें सीधा ग्रेटेस्ट नंबर हट गया। और इसको देखो तो यहाँ भी इंटीजर है, तो सेकेंड वाला यूज़ करेंगे, और लेस देन इक्वल टू 2 ये है, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो लेस देन इक्वल टू 2 में क्या करते हैं, तो इसमें 2 से आगे बढ़ के 3 हो गया है, तो यहाँ भी 2 है, तो इससे आगे बढ़ के 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये आंसर हो गया, नहीं समझ गए आप। तो -1 से 3 ओपन क्लोज ध्यान से देख लेना है, नहीं ये सेकेंड प्रॉपर्टी जब यूज़ करेंगे तो इसमें देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन रहने से थोड़ा सा चेंज हुआ तो आंसर चेंज हो गया, तो इसी तरह लेस देन इक्वल टू में भी, तो ठीक से इसको यूज़ करना है, कोई मिस्टेक इसमें नहीं करना है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखो, अप्लाई करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x -1 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही ना। तो सिमिलर क्वेश्चन ये भी है, तो पहले हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x को t पुट कर लेते हैं, t में पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x को t कह लेते हैं पहले, तो ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 2t प्लस 1 t माइनस 1, ठीक है ना। तो -1/2 और 1 इधर प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो हमको इस बार पॉजिटिव चाहिए, 0 चाहिए, तो t का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1/2 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। ऐसा हो जाएगा, t का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x लेस देन इक्वल टू -1/2 और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। समझ गए। तो अब ये वाला तो इंटीजर वाला है, तो सेकेंड यूज़ करेंगे, नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू में कोई चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना। ये नॉन इंटीजर वाला है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x लेस देन इक्वल टू -1/2, मतलब एक इंटीजर है जो -1/2 से या उससे छोटा है, ठीक है ना। तो -1/2 के इक्वल तो नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा इंटीजर, तो उससे छोटा कौन कौन सा हो सकता है, तो -1 -2 इस तरह से हो सकता है, तो इसको हम लोग ये समझना है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है ना। कोई इंटीजर अगर -1/2 या उससे छोटा है तो इसका मतलब वो इंटीजर -1 या उससे छोटा है, एक ही बात है, ठीक है ना। और अब ये सेकेंड वाला बन गया, तो लेस देन इक्वल टू ये वाला है, तो इसमें एक आगे बढ़ के इक्वल टू हटा लेते हैं, तो इससे आगे बढ़ेंगे तो 0 पे चले जाएंगे, नहीं -1 से अगला इंटीजर 0 होता है, तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको यूज़ करते रहना है।
एक और एग्जाम्पल समझते हैं। if 2 log of 2 greatest zero of sin x, ये बेस 10 है, ठीक है ना, बेस इसका 10 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसमें लॉग पहले हटाएंगे नहीं, तो लॉग का बेस 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब लॉग हटने से इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। 2 ग्रेटेस्ट zero ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। और जब लॉग को हटाते हैं तो जो छोटा होता है दोनों में, देखो यहाँ 1 छोटा है तो इसको 0 से बड़ा भी करते हैं, ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी 0 से बड़ा है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया ग्रेटेस्ट zero ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट zero ऑफ साइन एक्स 1/2 या उससे बड़ा है, तो कोई इंटीजर 1/2 या उससे बड़ा है, मतलब ये थर्ड वाले में, अगर नॉन इंटीजर वाले में, तो कोई इंटीजर अगर 1/2 या उससे बड़ा है तो इसका मतलब वो 1 या उससे बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 समझना है, ठीक है ना। तो पहले इसको ऐसा बना लेना है, ठीक है ना। अब ये देखो ये वाला है नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, नहीं सही ना। तो साइन एक्स 1 या उससे बड़ा है, तो 1 से बड़ा तो कभी होता ही नहीं है, तो इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू 1 है। और साइन एक्स इक्वल टू 1 कब होता है, तो एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2, ठीक है ना, सही ना, n इंटीजर है। आ गया बात समझ में। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट zero फ्रैक्शनल पार्ट का इनइक्वलिटी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, ग्रेटेस्ट zero खाली हो तो ऐसे करेंगे नहीं, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक होता है, तो उसका हम लोग एक साथ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनइक्वलिटी भी बताए थे कि पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनइक्वलिटी और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट वाला इनइक्वलिटी हो तो वो एक ही तरह सॉल्व करने का तरीका है, क्योंकि तीनों सभी पीरियोडिक है, ठीक है ना, पीरियोडिक फंक्शन है और उसको एक ही तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो तो इसको हटा लेते हैं। एक क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपर्टी पे देखते हैं, देखो क्वेश्चन ये है, इफ ग्रेटेस्ट zero ऑफ x by 9 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट zero ऑफ x by 11, then find number of real values of x। ठीक है ना। ऐसे कितने x के वैल्यूज होंगे जिसके लिए x by 9 का ग्रेटेस्ट zero और x by 11 का ग्रेटेस्ट zero का वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो तो पहली बात हम लोग बेसिक बात यूज करते हैं कि ये इंटीजर होता है, देखते ही समझना है कि इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं लेट ग्रेटेस्ट zero ऑफ x by 9 इक्वल टू ग्रेटेस्ट zero ऑफ x by 11, ये इंटीजर्स हैं और इसको मान लेते हैं n के इक्वल है, सही ना। तो दोनों इंटीजर मान लेते हैं n के, दोनों इक्वल है तो दोनों मान लेते हैं n के इक्वल है, ठीक है ना। अब हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो ग्रेटेस्ट zero ऑफ x by 9 का वैल्यू अगर n है, नहीं अगर इसका वैल्यू n है तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, n से n+1 तक, ठीक है ना, सही ना।
ऐसा होगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x बाई 11 भी n के इक्वल है, तो इसका मतलब n से n+1 में x बाई 11 का वैल्यू होगा, ठीक है ना, सही ना। तो x का वैल्यू निकालेंगे अगर दोनों जगह से, दोनों से इंटरसेक्शन ले लेना है अब x का वैल्यू से, तो ऊपर वाले से आएगा x का वैल्यू 9n से 9n+9, ठीक है ना, एंड n मतलब इंटरसेक्शन, नीचे वाले से आएगा 11n से 11n+11, ठीक है ना, सही ना, और n इंटीजर है इसमें, ठीक है ना, समझ गया। तो हम लोग x का वैल्यू दोनों जगह से निकाल के इंटरसेक्शन ले लेंगे और जितने x ऐसे आएंगे वही इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x लिख लेते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रल है। क्योंकि इसके बीच में तो इनफाइनाइट x आएंगे तो इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रल कर देंगे तब फाइनाइट आएगा, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, आगे जाएंगे पॉजिटिव, और फिर बाद में 0 से पीछे भी देखेंगे। n इंटीजर है तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर दोनों हो सकता है, तो n का वैल्यू पहले 0 रखते हैं, ठीक है ना। n का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 से, ये ओपन है, ठीक है ना, 0 से 0 रखेंगे तो 9 आएगा, नहीं, ठीक है ना, और इंटरसेक्शन 0 इसमें रखेंगे तो 0 से 11 आएगा, ठीक है ना, सही ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा 0 से 9, ठीक है ना। तो 0 से 9 x के अगर रियल वैल्यू निकालते तो इनफाइनाइट होता, 0 से 9 में इनफाइनाइट रियल वैल्यूज है, लेकिन हमको अब इंटीग्रल वैल्यू कर दिए तो फाइनाइट आएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा 0 से 9, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही ना। 0 से 9, 0 से 11 का कॉमन 0 से 9 है, तो इंटीग्रल वैल्यू कितने हैं इसमें, तो 0, 1, 2, 3 से 8 तक है, 9 तो ओपन है, तो 0 से 8 तक इंटीग्रल वैल्यू 9 है, नहीं 1 से 8 तक होता तो 8 होता, और उसमें 0 ऐड हो गया तो 9 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें 9 वैल्यूज है, ठीक है ना, समझ गया। सिमिलरली देखो n = 1 पुट करते हैं, ठीक है ना। तो n = 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 से 18 इंटरसेक्शन, इसमें 1 पुट करेंगे तो 11 से 22, सही ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, तो ये 9 से 18 तक जा रहा है, ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो 11 से 18 हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। 11 से 18 इंटरसेक्शन आएगा, 11 से 18 x दोनों में है, ठीक है ना। तो अब इसमें इंटीग्रल वैल्यू गिनना है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक होगा, नहीं तो 17 तक होगा। तो 11 से 17 तक कितने इंटीजर हैं, तो 7 है, नहीं, ठीक है ना। 17 और 11 के बीच में इंटीजर्स, इसको इंक्लूड करते हुए 7 इंटीजर कैसे निकालते हैं, तो 17 - 11 + 1, ठीक है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 7 वैल्यूज है, ठीक है ना। इसी तरह से n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो ये 18 से 27 इंटरसेक्शन, 22 से 33, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा 22 से 27, सही ना। तो 22 से 27 ओपन है, 26 तक देखना है कितने इंटीजर है, ठीक है ना। तो 26 और 22, तो 26 - 22 + 1, 5 इंटीजर्स है, ठीक है ना, समझ गया। इसी तरह से n का वैल्यू 3 पुट करना है, तो देखो ये घटता जा रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, तो बाद में 0 आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर छोड़ देंगे, उसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो 3 पुट करेंगे तो आएगा 27 से 36 इंटरसेक्शन, 33 से 44, तो इंटरसेक्शन लेंगे 33 से 36 आ जाएगा, तो 33, 34, 35 3 आएगा इसमें, नहीं
फिर n का वैल्यू 4 रखेंगे, तो n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 36 से 45, इंटरसेक्शन 44 से 55, तो कॉमन देखेंगे तो 44 से 45 आएगा, और इसमें एक ही है नहीं, ठीक है ना। और इसके बाद 5 रखेंगे, n का वैल्यू 5, तो 5 आ जाएगा, नहीं इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है ना, रख के देख सकते हैं, सही ना। n का वैल्यू 5 रखेंगे तो x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब 0 से आगे रखना शुरू किए, 0 या उससे आगे, तो कितने इंटीग्रल वैल्यू मिले, तो 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है ना। तो कितना हो गया देख लो, 25, नहीं, तो 25 सॉल्यूशन ये x के कैसे वैल्यू होंगे, तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब 0 या उससे आगे वाला x, ठीक है ना, समझ गया। अब निगेटिव x भी सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं, तो अब यही काम फिर n -1, -2, -3 के लिए करना है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास 25 सॉल्यूशन आ गया है, सही ना। अब हम लोग निगेटिव की तरह चलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हटा लेते हैं, चलो n का वैल्यू -2, -1, -2, -3 इस तरह से पुट करेंगे। तो n का वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो -9 से 0 हो जाएगा, ये नहीं, -9 से 0, और इंटरसेक्शन ये होगा -11 से 0, सही ना। तो इसका इंटरसेक्शन आएगा -9 से 0, ठीक है ना। इसमें x का इंटीग्रल वैल्यू देखना है, तो -9 से 0, 0 ओपन है तो -1 तक आएगा, नहीं, -1, 9 से -1, ठीक है ना। तो -1 से -9 में कितने इंटीग्रल वैल्यू, तो इसे 9 इंटीग्रल वैल्यू दिख रहा है, लेकिन अगर वैसे निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, ठीक है ना। तो कैंसिल हो गया तो 9 आ गया, ठीक है ना। तो 9 वैल्यूज इसमें मिलेंगे। फिर n का वैल्यू -2 रखेंगे तो -18 से -9 आ जाएगा, ठीक है ना। और इंटरसेक्शन ये आएगा -22 से -11, ठीक है ना। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो -18 से -11 आएगा, नहीं, -18 से -11, तो -10 तक हम लोगों को देखना है, -12 तक इंटीग्रल वैल्यू देखना है, नहीं, तो -18 और -12 के बीच में देखना है, तो -12 -18 प्लस 1, ठीक है ना, तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो घट रहा है ये, ठीक है ना। -3 रखेंगे तो -27 से -18, इंटरसेक्शन -33 से -22, सही ना। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू आएगा, इसमें इंटरसेक्शन जो आएगा वो -27 से -18, ठीक है ना। सॉरी, -22 तक ही रहेगा, ठीक है ना। दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के देख सकते हैं इजीली, नहीं, एक बार देखो, देख लेते हैं। -27 से -18 ये पहला वाला है, और दूसरा वाला -33 से -22, ठीक है ना। तो -27 से -22, इसमें 5 आ जाएंगे, नहीं, समझ गए बात। चलो n का वैल्यू फिर -4 पुट करेंगे, तो -4 पुट करेंगे तो -36 से -27, इंटरसेक्शन -44 से -33, तो इसका इंटरसेक्शन आएगा -36 से -33, ठीक है ना। तो 3 आ जाएगा, नहीं, -36 -35 -34, -33 तो ओपन है, और -5 पुट करेंगे तो -45 से -36, इंटरसेक्शन -55 से -44, तो इंटरसेक्शन आएगा -45 से -44, तो एक इसमें आ जाएगा, और इसके बाद
0 आ जाएगा, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू 5, नहीं तो 1 से 9 तक का सम इसमें भी आ गया, नहीं सही ना, 1 से ऑड नंबर, नहीं तो कितने सॉल्यूशन हो गए इसमें, फिर से गिन लो। तो 25 इसमें है, सेम है, 25 इसमें 25 इसमें, ठीक है ना। तो 25 + 25 तो 50 सॉल्यूशन हो गए, नहीं तो ये 50 सॉल्यूशन इंटीग्रल सॉल्यूशन है, नहीं सही ना। क्वेश्चन अगर ये होता है कि फाइंड नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, तो इनफाइनाइट रियल वैल्यूज ऑफ x, नहीं बहुत सारे x के वैल्यूज आ रहे हैं। और क्वेश्चन ये होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में 0 को भी नहीं लेते, 1 से स्टार्ट करते, तो अब 0, ये जो 25 इसमें एक सॉल्यूशन 0 भी है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में 0 नहीं रहेगा तो 24 हो जाएगा, नहीं। और नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर होता तब 25 होता, नंबर ऑफ निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होता तो ये 25 होता, और टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन 25 + 25 50 है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देखेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन का इक्वेशन इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हम लोग पीछे सॉल्व नहीं किए थे, ठीक है ना, क्योंकि बताए थे कि पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है, तो उसी के साथ इसका इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड देख लेते हैं एक बार। तो y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ऐसा था, वन टू 3 और इधर ये -1 तक, फिर -2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो देखो ये जो इंटरवल है 0 से 1, ये ग्राफ, यही ग्राफ 1 से 2 में भी बना हुआ है, ठीक है ना, मतलब रिपीट हो रहा है। फिर 1 से 2 वाला ग्राफ जो है यही, या 0 से 1 का लो, यही ग्राफ 2 से 3 में भी बना हुआ है, नहीं। तो पीरियोडिक फंक्शन जैसा नाम है पीरियोडिक मतलब एक इंटरवल के बाद ये रिपीट हो जाता है, ठीक है ना, और उसी लेंथ ऑफ इंटरवल को पीरियड कहते हैं। तो 1 लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वही बार बार रिपीट हो जा रहा है, तो इसीलिए इसका पीरियड 1 है, ठीक है ना, समझ गया। तो पीरियोडिक फंक्शन का जब इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता है या इक्वेशन सॉल्व करना होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं, तो मेनली इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी जब सॉल्व करते हैं तो 2 तरीके सॉल्व करते हैं, या तो ग्राफ यूज़ करते हैं या वेबी कर्व यूज़ करते हैं, और सिर्फ एक पीरियड में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, समझ गया। मान लो कोई फंक्शन है f(x) और हमको सॉल्व करना है f(x = k), ठीक है ना। और ये बात है कि f(x k) हो सकता है, अगर f(x k) हो ही नहीं सकता तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं। जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 3 हो जाए तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 1/2 हो जाए तब सॉल्यूशन होगा, नहीं। तो जब कोई पीरियोडिक फंक्शन का इक्वेशन इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो या तो उसके नो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। पूरे डोमेन में अगर सॉल्व करेंगे पीरियोडिक फंक्शन को तो 2 ही बात होगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि f(x k) हो सकता है, ठीक है ना, तो और f(x) पीरियोडिक है और इसका पीरियड मान लेते हैं p है, सही ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 0 से p एक पीरियड में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट का इक्वेशन सॉल्व करना है इनइक्वालिटी, तो सिर्फ 0 से 1 में सॉल्व करेंगे, या sin x का इक्वेशन तो पहले सॉल्व कर ही चुके हैं, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है या cos x का
या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो सिर्फ एक पीरियड में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, टेन कॉट का पाई होता है, नहीं। तो साइन कॉस का इनइक्वालिटी सॉल्व करना हो तो 0 से 2 पाई में सॉल्व करेंगे, और टेन कॉट करना हो तो 0 से पाई में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। और फिर पीरियड को यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गए, क्योंकि ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर टाइप का पैटर्न रखता है, नहीं। तो एक पीरियड का अगर सॉल्यूशन निकाल लिए तो उसी को देखते हुए अगले पीरियड का सॉल्यूशन निकालते जाएंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो पहले क्या करना हम लोगों को, फर्स्ट सॉल्व fx इक्वल टू k इन 0 से p, ठीक है ना, 0 से p तक में सॉल्व करिए, ठीक है ना। एक पीरियड 0 से p में सॉल्व किया, नहीं। अगर p पीरियड है तो 0 से p दोनों क्लोज कर लिए हैं, लेकिन एक पीरियड p पे ख़त्म हो जाएगा, p क्लोज से दूसरा पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये एक पीरियड से थोड़ा ज़्यादा है, नहीं। एक पीरियड जब कहेंगे हम लोग तो 0 अगर क्लोज है तो एक पहला पीरियड p पे ख़त्म हो गया, जैसे ये 1 पीरियड है तो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 पे ओपन पे एंड हो गया, 1 क्लोज से दूसरा पीरियड शुरू हो गया, नहीं, सही ना। तो p ओपन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, मतलब और छोटा इंटरवल हो गया, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसमें इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि x का वैल्यू आ गया LM, ठीक है ना, 2 वैल्यू आ गया, ठीक है ना। समझ गया, ये सेकेंड स्टेप, ठीक है ना, x का वैल्यू LM आ गया, ठीक है ना। तो अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, तो x को लिखना है L प्लस n टाइम्स p एंड m प्लस n टाइम्स p, n इंटीजर है, ठीक है ना। ये काम करना है, ठीक है ना, समझ गया। मतलब पहले तो फंक्शन का इक्वेशन मिला हुआ है तो पहले पीरियड डिसाइड कर लेना है। पीरियड डिसाइड करने के बाद इस इक्वेशन को एक पीरियड में सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक पीरियड में सॉल्व कर लिए, मान लीजिए सॉल्यूशन आ गया, x का 2 वैल्यू आ गया LM, ठीक है ना। कभी एक ही आएगा, कभी 3 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो LM आ गया, एक पीरियड का ये सॉल्यूशन है। अब हम लोगों को पूरे डोमेन में सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना पीरियड है उसमें n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे दोनों सॉल्यूशन में, ठीक है ना, NP और m प्लस NP, जहाँ पर n इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गया। तो ये सॉल्यूशन जो अब है ये पूरे डोमेन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। और ये जो सॉल्यूशन है ये किसका हुआ, एक पीरियड 0 से p का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पूरे डोमेन का सॉल्यूशन ये है जनरल सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट बार होगा, नहीं। पीरियोडिक फंक्शन में या तो कोई बात एक बार होगा, एक बार भी नहीं होगा, और अगर हो गया तो वो बार बार होगा, ठीक है ना। जैसे अगर ये बात, ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये बात कभी नहीं होगा, लेकिन ये अगर एक बार मान लो x इक्वल टू 1/2 पे हो गया तो ये 3/2, 5/2 सब पे 1/2 ही आएगा, नहीं, बार बार होगा, इनफाइनाइट बार होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहले मान लो इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। fx फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो इसका पीरियड क्या है 1, नहीं। तो हम लोग ले लेंगे x बिलोंग्स टू 0 से 1 ओपन, ठीक है ना। अब 0 से 1 ओपन में खाली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो 1 से 2 भी ले सकते हैं, लेकिन एक पीरियड लेना है, कोई भी एक पीरियड में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग 0 से 1 लिए, यहाँ भी 0 से p ना लेके p से 2p ले लो तब भी एक पीरियड है, या -p/2 से p/2 ले लो तब भी एक पीरियड है, ठीक है ना। तो कोई भी एक पीरियड में सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग 0 से 1 में इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि x अगर 0 से 1 में है तो ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x का वैल्यू 0 होता है, नहीं। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू होता है x माइनस ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x। तो ये जब 0 हो गया तो ये x हो गया, नहीं, सही ना। तो 0 से 1 में ये हो गया। तो इसको हम लोग x से रिप्लेस करते हैं 0 से 1 में, तो x इक्वल टू 1/2 हो गया, नहीं। ये फर्स्ट इक्वेशन करते हैं तो फ्रॉम 1, ठीक है ना।
लेकिन अभी इसको सॉल्यूशन नहीं करना है, देखना है कि इसमें है कि नहीं। तो ये है, इसमें सॉल्यूशन आ गया। तो ये सॉल्यूशन ये वाला आएगा, नहीं एक पीरियड का सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आया, कभी 2 भी आएगा, कभी 3 भी आएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो अब ये काम करना है, मतलब क्या करना है कि जितना पीरियड है, जैसे ये 1 पीरियड है, इसमें p पीरियड था, तो 1 में n से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो जनरल सॉल्यूशन कहते हैं इसको। तो जनरल सॉल्यूशन मतलब पूरे डोमेन में सॉल्यूशन कितना होगा, x इक्वल टू 1/2 प्लस n, और n इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। समझ गया, मतलब n का वैल्यू अगर 0 पुट किए तो 0 से 1 वाला सॉल्यूशन यही वाला मिलेगा। n का वैल्यू मान लो 1 पुट किए तो 3/2 भी रखेंगे तब भी फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 ही आएगा। तो वो 1 से 2 का सॉल्यूशन आ गया, नहीं 1 से 2 इंटरवल का। फिर n का वैल्यू मान लो 2 पुट करते हैं तो 2 + 1/2, तो वो 2 से 3 वाले पीरियड का सॉल्यूशन आ गया, नहीं समझ गया। तो ये जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका है कि एक पीरियड में पहले सॉल्व कर लीजिए और जितना पीरियड है उसमें n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो जनरल सॉल्यूशन आ गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 से 10, नहीं तो 0 से 10 में निकालना है सॉल्यूशन। तो एक पीरियड में एक सॉल्यूशन आ गया, तो 0 से 10 मतलब 10 पीरियड है, तो इसका मतलब 10 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। या इसी में n का वैल्यू पुट करके देखते जाएंगे कि 0 से 10 तक में कौन कौन से वैल्यू आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वही सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो फ्रैक्शनल पार्ट का इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पीछे हम लोग सॉल्व किए ही, 11th में भी पूरा चैप्टर था। और इनइक्वालिटी देखते हैं, इनइक्वालिटी में भी इतना ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। देखो फ्रैक्शनल पार्ट हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हो, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम लोग ये काम भी करते हैं, कभी कभी ग्राफ भी यूज कर लेते हैं। जैसे कहा गया सॉल्व 2 cos x -1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, समझ गया। इसको सॉल्व करना है। या ये कह दो कि ये लिखा हुआ है cos x लेस देन इक्वल टू 1/2, एक ही बात है, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है कि इसका पीरियड डिसाइड कर लेना। cos x है तो इसका पीरियड 2 पाई है, नहीं समझ गया। चलो एक पीरियड में इसको सॉल्व करना है, तो एक पीरियड हम लोग ले लेते हैं 0 से 2 पाई, सही ना। एक पीरियड 0 से 2 पाई ओपन रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 पाई पे खत्म हो जाएगा पहला पीरियड और 2 पाई से दूसरा पीरियड शुरू होगा, ठीक है ना, समझ गया। अगर 0 को आप ओपन करते हो तो 2 पाई को क्लोज कर लो, या 0 क्लोज करते हैं 2 पाई ओपन कर लो, ठीक है ना। तो एक पीरियड ये है, इसमें पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और फिर वही काम करना है। जितना पीरियड है, जैसे 2 पाई पीरियड है तो उसमें n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक पीरियड में सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। तो एक पीरियड में सॉल्व करने का तरीका या तो ग्राफ यूज कर लेंगे क्योंकि इसका ग्राफ बना सकते हैं, या वेबी कर्व से साइन देखते हैं तो वेबी कर्व यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरीका करके दिखाते हैं। तो पहले वेबी कर्व यूज करते हैं। तो 2 cos x -1 को 0 करेंगे, सही ना। तो cos x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 0 से 2 पाई में सॉल्व कर रहे हैं खाली, 0 से 2 पाई ओपन है। तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा 0 से 2 पाई में, तो एक तो आएगा π/3 और दूसरा आएगा 4th क्वाड्रेंट में 2 पाई - π/3, तो 5 π/3, ठीक है ना, समझ गया। तो π/3 और 2 π/3, ठीक है ना। वेबी कर्व में जो काम करते हैं वही काम कर रहे हैं। अब x का वैल्यू π/2 रख लेते हैं। तो π/2 रखने से निगेटिव आएगा, ये नहीं तो निगेटिव आ गया, निगेटिव, ठीक है ना। तो π/2 इसके बीच में है तो निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो
हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव या 0 मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो π/3 से 2π/3 आ गया, ठीक है ना। सही ना, तो ये बात हो गया। अब एक पीरियड का सॉल्यूशन आ गया ये। अब इसका पीरियड है 2π, तो n से इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड कर देना है 2nπ और 2nπ, n इंटीजर हो गया, ठीक है ना। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, मतलब पूरे डोमेन का ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। मतलब माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट का सॉल्यूशन ये है इसका, ठीक है ना। इसका डोमेन माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट है, ऑल रियल नंबर, तो पूरे डोमेन का ये सॉल्यूशन आ गया। क्लियर बात। चलो अब इसमें ये 2nπ ऐड करने का मतलब क्या है, तो मान लो हम n का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो π/3 से 2π/3 आएगा, मतलब 0 से 2π का सॉल्यूशन आया, तो π/3 से 2π/3 और ये 5π/3 है, नहीं सॉरी 5π/3 है, तो 5π/3 ये 0 से 2π वाला सॉल्यूशन है। n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2π + π/3 से 2π + 5π/3, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्यूशन है ये 2π से 4π के बीच का है, ठीक है ना। 2π से 4π के बीच का सॉल्यूशन ये है, ठीक है ना। और इसी तरह से 2 पुट करेंगे तो 4π से 6π वाला सॉल्यूशन आएगा, मतलब हर एक पीरियड का सॉल्यूशन आ गया। एक पीरियड से निकालने के बाद हर एक पीरियड का सॉल्यूशन, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन एक इंटरवल के बाद फिर से रिपीट हो जाता है, नहीं एक पैटर्न होता है, ऐसा नहीं रिपीट तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, नहीं ठीक है, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होता है और उतने ही इंटरवल के बाद रिपीट होता जाता है, ठीक है ना, समझ गया। तो उसी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पीरियड में सॉल्व करने के लिए हम लोग वेबी कर्व यूज़ किए, नहीं तो वेबी कर्व यूज़ हमेशा साइन देखने के लिए करते हैं हम लोग, सिर्फ 2 केस को छोड़ के, नहीं पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग कि 2 केस कौन कौन सा। तो पहला केस जब इस फैक्टर को 0 करके मान लो x ही नहीं निकाल पाए, ठीक है ना, ऐसा इक्वेशन बन गया कि सॉल्व नहीं कर पाए। और दूसरा डिसकंटिन्यूअस फैक्टर अगर हो जाए, नहीं कोई फैक्टर ऐसा हो जो डिसकंटिन्यूअस हो, नहीं ब्रेक हो रहा हो, तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट 10x, ठीक है ना, ये सब ब्रेक होता है, तो ऐसे केस में हम लोग वेबी कर्व यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हमारे पास 2 ऑप्शन होगा, मान लो डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ये इंटरवल को चेंज कर लेंगे, मान लो अभी 0 से 2π लिए हैं तो 2π से 4π ले लेंगे, नहीं सही है, या -π से π ले लेंगे, क्योंकि एक पीरियड ये जो लिए हैं हम लोग, ये कोई भी एक पीरियड ले सकते हैं, ठीक है ना, समझ गया। तो ऐसा कोई अगर पॉसिबल है कि जिससे डिसकंटिन्यूअस हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, डिसकंटिन्यूअसली हट जाए, तो वो काम करेंगे, और नहीं तो फिर दूसरा और कोई मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका ग्राफिकल भी है। तो ग्राफिकल भी यहाँ तक वही काम करना है, अब ग्राफ बनाना है एक पीरियड में, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है एक पीरियड में 0 से 2π में, ठीक है ना, cos x ग्राफ बनाया है, ठीक है ना। cos x ग्राफ 0 से 2π में ऐसा होता है 1, ये -1, ये होता है π/2, ये 3π/2, ठीक है ना। चलो अब कहा गया है कि ये y = cos x है, और कहा गया है कि cos x 1/2 से छोटा है, इसका मतलब y 1/2 से छोटा है, नहीं तो cos x लेस देन, यहाँ पर लिखते हैं cos x लेस देन = 1/2 मीन्स y लेस देन = 1/2, ठीक है ना, क्योंकि y हम लोग cos x का लिए, तो y 1/2 यहाँ पर है, 1/2 से छोटा होना चाहिए, मतलब इसके नीचे होना चाहिए, नहीं मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है ना, नीचे वाला पार्ट 1/2 छोटा ये है, नहीं तो हम लोग ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये π/3 आ जाएगा, और इसको निकालेंगे तो 5π/3 आ जाएगा, 2π - π/3 ये 2π है। तो x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, मतलब π/3 से 5π/3, तो cos x का वैल्यू 1/2 से नीचे रहेगा, नहीं तो इसका मतलब हो गया π/3 से 5π/3, ठीक है ना। आगे बात समझ में, और फिर से वही बात आ गया, नहीं और इसमें 2nπ ऐड कर देना, ठीक है ना। तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 2nπ + π/3 से 2nπ + 5π/3,
n इंटीजर है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो एक पीरियड में सॉल्व करने का तरीका ये है कि या तो वेवी कर्व यूज़ कर लीजिए या ग्राफ यूज़ कर लीजिए, ठीक है ना। मान लो फंक्शन बड़ा सा है तो उसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे, और कभी कभी वेवी कर्व यूज़ नहीं कर पाएंगे तो ग्राफ से करेंगे, ठीक है ना। आया बात समझ में। अब मान लो इसी क्वेश्चन का था कि ये इसका सॉल्यूशन बताइए 0 से 6 पाई के बीच में, तो हम लोग n का वैल्यू पुट करते जाते, 0 से 6 पाई में जो आता है उसको लिख लेते, नहीं। आगे बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके फोस्टर में हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगले वीडियो में हम लोग 1-2 क्वेश्चन इस पर और देखेंगे, थोड़ा बड़ा करके, जिसका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं हो, तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, और तब हमारा एलिमेंट्री फंक्शन वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा सारे टाइप के। तो अब आपको फोस्टर मिलेगा, फोस्टर में क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है ना। और एक असाइनमेंट पीछे हम लोग कर चुके हैं, लॉग के पहले वाले मॉड फंक्शन तक, और उसके बाद का असाइनमेंट आपको मिलेगा जिसमें लॉग फंक्शन और उसके आगे रहेगा, ठीक है ना। उसको ट्राई करेंगे और उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। अब लाइव डिस्कशन भी शुरू होगा, कोई दिक्कत हो तो उसमें डाउट पूछना है, ठीक है ना। डाउट पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि किस लेक्चर में कौन सा डाउट है, और उसके हिसाब से पूछ करके फिर उसको क्लियर करना है, ठीक है ना। चलो।